मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले प्राचीन काल। प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास में मानव और प्रकृति दोनों के संबंधों को पढ़ते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। वह प्राकृतिक शक्तियों को समझता था कि ये मनुष्य के लिए किस तरह से लाभदायक हैं, कहाँ ये मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इस कारण मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। और भूगोल भी, जो मानव भूगोल है, वह भी प्राकृतिक या प्रकृति और वातावरण तथा मनुष्य के बीच के संबंधों को ही व्यक्त करता है। तो मानव ने उसी समय से प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा प्रारंभ कर दी थी। और प्रारंभ जहाँ हुआ वो देश थे भारत, चीन, मिस्र, रोम, यूनान आदि। भारतीय आदि विद्वानों के जो ग्रंथ में जो लेख हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो ग्रंथ आदि नष्ट कर दिए गए। लेकिन प्राकृतिक शक्तियों जो थी उनकी पूजा की जाती थी, वे थी प्राय अग्नि, वायु, सूर्य, जल, वर्षा आदि की पूजा लगभग धरातल पर सभी देशों में समान रूप से होती थी। प्राचीन काल में भूगोल में योगदान देने वाले कुछ विद्वान दार्शनिक थेल्स, एनेक्सिमेंडर, ये यूनानी थे। इन्होंने जलवायु, वनस्पति और मानव स्वभाव पर लिखा है। उसके बाद अरस्तु ने भी मानव की प्रकृति और जलवायु के संबंधों को सिद्ध करने का प्रयास किया। उसने कहा कि शीत प्रदेश के लोग बहादुर होते हैं परंतु चिंतनशील नहीं होते, जबकि गर्म प्रदेश के लोग सुस्त, आलसी होते हैं लेकिन चिंतनशील होते हैं। अगले विद्वान हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, वैसे ये इतिहास के विद्वान थे, लेकिन इतिहास के साथ साथ कृषक जातियां, विभिन्न जातियों के जीवन व वातावरण समायोजन व भूगोल का वर्णन भी जाने अनजाने में इन्होंने किया है। इन्होंने कृषि विकास और कृषक जातियों का वर्णन किया है। इस कारण से इनको ऐतिहासिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक व पिता कहा जाता है। मध्यकाल में भूगोल का विकास कुछ विद्वान मानते हैं कि बहुत कम हुआ, लेकिन मध्यकाल में जो कुछ अच्छी बातें हुई उनमें है कि मध्यकाल में मानव ने नौचालन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था। जहाजें, नावें बनाना, व्यापार की वृद्धि आदि कार्य हुए। इसे भूगोल में अन्वेषण, संसाधन वितरण और प्रादेशिक विश्लेषण भूगोल में शुरू हो चुका था मध्यकाल में। अब आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में यानी 1900 से माना जाता है। आधुनिक काल का विकास विभिन्न देशों में हुआ, लेकिन इसमें सबसे अधिक जर्मन विद्वानों का योगदान था। तो पहले हम विभिन्न देशों के विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। जर्मन विद्वान कौन कौन हुए? फ्रेडरिक ग्रेंटजेल, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, फ्रोबेल, पेसल और स्टोपेन, ये जर्मनी के विद्वान थे जिन्होंने आधुनिक समय में मानव भूगोल के विषय में योगदान दिया। उसके बाद फ्रांस के विद्वान ब्लास, डिमार्टोनी, डिमाजियो, ब्रूस व लोग मानव भूगोल के विकास में योगदान देने वाले आधुनिक विद्वानों में अमेरिका के थे कुमारी एलन सैम्पल, ग्रेंटजेल की शिष्या थी। उसके बाद हंटिंगटन, कार्ल सावर, इसा बोमेन और ग्रिफिथ टेलर। ब्रिटेन के प्रमुख विद्वान हर्बर्टसन, रॉक्सबी, फ्यूहर और मैकेंडर। अब चर्चा करते हैं
आधुनिक काल की कुछ अवधारणाएं जो मानव भूगोल में आई। पहली अवधारणा निश्चयवाद। निश्चयवाद जिनके देने वाले थे फ्रेडरिक रेटजेल, और इसका समर्थन किया था कुमारी एलन सेम्पल ने। निश्चयवाद या इसको नियतिवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार कि मानव प्रकृति का दास है। निश्चयवाद मानता है कि मानव प्रकृति का दास। प्रकृतिवाद के अनुसार या प्रकृति के अनुसार ही मानव अपना जीवन निर्वाह है, विकास कर सकता है। प्रकृति के आगे मानव कुछ नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है। नियति जो कर रही है सही है, ऐसा होने दो। ये बातें नियतिवाद और प्रकृतिवाद मानते हैं। अगली उदाहरण है संभववाद। संभववाद के देने वाले विडाल डिला ब्लास थे। संभववाद प्रकृति मानव की दास है। संभववाद मानता है कि प्रकृति जो है मानव की दास है, अर्थात मानव अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। उसने गर्म रेगिस्तान, दूरीय क्षेत्रों में संसाधन खोज लिए हैं, वहाँ बस्तियाँ बसा ली हैं, आकाश में उड़ सकता है, चांद तक पहुँच गया है। ये सब कौन मानता है? संभववाद मानता है कि मनुष्य ही सब कुछ है। वो अपने दम पर कुछ भी कर सकता है, प्रकृति का मुकाबला भी कर सकता है। प्रकृति के विरुद्ध उसने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि रेगिस्तान में बस्तियां बसा ली, चांद तक पहुंच गया, दूरीय क्षेत्रों तक उसने संसाधन खोज लिए, वहाँ बस्तियां बसा रखी हैं। तो ये सब मानव के दृढ़ संकल्प का नतीजा है। और ये संभववादी उदाहरण देने वाले थे विडाल डिला ब्लास। संभववाद प्रकृति के स्थान पर मानव को अधिक महत्व देता है। आगे है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद अर्थात प्रकृतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा। नवनियतिवाद से रुको और जाओ भी कहा जाता है। ये देने वाले थे अमेरिकी विद्वान ग्रिफिथ टेलर। ये विचारधारा मानव व प्रकृति दोनों को समान महत्व देती है, दोनों को समान महत्व देती है। मानव न तो मानव प्रकृति का दास है और न प्रकृति मानव की, दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। जबकि विकास के लिए मानव व प्रकृति मिलकर काम कर सकते हैं। रुको और जाओ अर्थात प्रकृति विरोध करे तो मानव को रुक जाना चाहिए, और जब सहयोग करे तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात जब प्रकृति विरोध करे तो मानव रुक जाए, और जब प्रकृति अनुकूल हो तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। आगे है मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ, और विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण कई उपशाखाओं का जन्म हुआ, जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, वाणिज्य भूगोल, गणित भूगोल आदि। अर्थात कैसे आगे है स्थानिक संगठन उपागम। स्थानिक संगठन उपागम इसका विकास 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। ये उपागम विभिन्न मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों की पहचान करता है। मानव कल्याणपरक उपागम के अनुसार भूगोल के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए।